So let's get start with the topic socialism, capitalism and communism. तो बेसिकली आज हम उन कंट्रीज़ पर, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ पर डिस्कस करेंगे जिन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया और डेवलप्ड हुए। हम उन कंट्रीज़ की पर भी डेवलप करेंगे, जैसे डिस्कस करेंगे जैसे इंडिया जो सोशलिज्म प्रैक्टिस करती है और लगातार जो है डेवलप हो रही है, और कम्युनिज्म जैसे कि चाइना जो है कम्युनिज्म है, एक कम्युनिस्ट प्रैक्टिस करता है और उसके डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इनका जो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे और क्या इनके बेसिक डिफरेंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि जब हम यूपीएससी का पेपर लिखते हैं तो यूपीएससी का पेपर लिखते समय हमें इनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, अगर आपको कैपिटलिज्म समझ में आ जाएगा तो सोशलिज्म समझ में आ जाएगा, सोशलिज्म समझ में आ जाएगा तो कम्युनिज्म समझ में आ जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो जैसे हम अगर बात करें सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म में जो कुछ भी है, एवरीथिंग लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस सप्लाई और डिमांड, ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में है। द पावर ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिमांड्स पावर आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, प्रोडक्शन से लेकर के डिमांड, सप्लाई और चीज़ों का वितरण, ये सब की सब गवर्नमेंट के हाथ में होती है, मतलब निजी हाथों में कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? और दैट्स वाई यहाँ पे कंपटीशन जो है क्या होता है, जो बिजनेस कंपटीशन है वो थोड़ा टफ है औरों की अपेक्षा। जैसे कि हमारे इंडिया में जब कोई व्यापार करना होता है तो हमको कुछ व्यापार करने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो जो है यहाँ पर विदाउट रूल कोई आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब ट्रेड के लिए भी कुछ ना कुछ रूल होते हैं। और सेकेंड थिंग इज दिस कि सोशलिज्म जो है क्या है, ये हमने आपको जब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था। सोशलिज्म एक प्रोसेस है, यहाँ पर कोई चीज़ होती है तो एक इवेंट्स की तरह नहीं होती है, एक झटके में नहीं होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया इन द सेंस एज पर द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, सोशलिज्म प्रैक्टिस करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर कोई चीज़ आम पब्लिक में सप्लाई करनी है या आम पब्लिक की कोई डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करना है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में क्या आती है, कोई ना कोई स्कीम आती है। अब वो स्कीम यूनियन की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, मतलब सेंट्रल की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है। जैसे कि जस्ट रिसेंटली अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, कोविड टाइम में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सभी स्टेट से कहा कि जो कोविड के पीरियड में लॉकडाउन हैं, मजदूर हैं, जो घरों में बंद हैं, उनके घरों में राशन जाना चाहिए, राइट? अब राशन, और ये किस तरह का राशन जाएगा, फ्री राशन जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई वो सोशलिज्म थी, समाजवाद की स्कीम थी। पूछिए कैसे? क्योंकि उसमें सरकार ने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर इस वर्ग को के इस जाति के लोगों को देना है या इस जाति के लोगों को नहीं देना है। उन्होंने बल्कि एक क्लासीफाई किया
वर्गीकरण किया, क्लासिफाई क्या किया कि जिनका इकोनॉमिक कैटेगरी ये है, एक बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, ऐसे मजदूरों को, जो डेली वेजेज मजदूर हैं, उनका राशन फ्री किया जा रहा है, राइट। तो डेली वेजेज मजदूर, अब चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो डेली वेजेज मजदूर जो है मजदूरी करने नहीं जा सकता है, डेली वेजेज मजदूर को कोई दूसरा काम कर नहीं सकता है। और लॉकडाउन में स्थिति ये थी कि कोई घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, केवल जो इसेंशियल सर्विसेज वाले थे, इसेंशियल सर्विसेज का मतलब हो गया फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, मिल्क और वेजिटेबल्स, और मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का मतलब हो गया जो मेडिकल स्टोर या मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग ही केवल बाहर आ सकते थे। इज दैट क्लियर? बाकी तो पूरी इंडिया जो है क्या थी, लॉकडाउन थी। ग्रोसरी स्टोर, चूंकि ग्रोसरी भाई खाना तो सभी लोगों को खाना है, तो कुछ इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी की इंडिया लॉकडाउन थी अपने अपने घरों में। तो उन्होंने सोशलिज्म के अंडर द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री राशन। तो फ्री राशन में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि सभी राज्य अपने अपने राज्य में लोगों का ध्यान रखें और बिलो द पॉवर्टी लाइन जो भी डेली वेजेस मजदूर हैं उनको जो है क्या पहुंचाएं, फ्री राशन पहुंचाएं। तो दैट इज द सोशलिज्म प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के हाथों में। अब कैपिटलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म में यही सारी चीजें, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड, ये सब होता है निजी हाथों में। किसके हाथों में होता है? निजी हाथों में होता है कैपिटलिज्म में। और किसके हाथों में होता है? कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है। कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजीपति है वो अपने तरीके से किसी चीज को प्रोडक्शन करेगा, अपने तरीके से सप्लाई करेगा और अपने तरीके से डिमांड करेगा, डिमांड को पूरी करेगा। यहाँ तक कि मतलब गवर्नमेंट का इसमें 0% इंटरवेन नहीं होता है। गवर्नमेंट का जरा कोई भी किसी भी तरह का कोई इसमें इंटरवेन नहीं होता है। ये सब के सब पूंजीवादी जो लोग होते हैं, निजी हाथों में ये सारी चीजें होती हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यहाँ पर फ्री ट्रेड है, मतलब जो कंपटीशन है जिसको मुक्त बाजार से मुक्त व्यापार के तौर पर लिया जाता है, यहाँ पे फ्री ट्रेड है और कंपटीशन बिल्कुल फ्री है, कोई रूल्स नहीं है। जो चाहे जब चाहे अपना कोई भी व्यापार इस्टेब्लिश कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स जो है क्या लेना होता है? प्रॉफिट लेना होता है। तो मैक्स टू मैक्स गेन प्रॉफिट, यहाँ पर बस उद्देश्य एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। ये कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप में रसिया हो गया, और आपको पता है ये पूंजीवादी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं जो पूंजीवादी मतलब कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, वो सब के सब कंट्रीज़ डेवलप हैं। डेवलप कंट्रीज़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करता है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बॉन्ड या बहुत ज़्यादा जो है यूँ कह सकते हैं कि कंपटीशन नहीं है और सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कब किस समय क्या जो है व्यापार करेगा। इज दैट क्लियर? जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ गया और मैं उसको जो है एक बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बिजनेस जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म में, तो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा ठीक है, तो इसमें तुमने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने क्या जीएसटी नंबर लिया
जीएसटी नंबर लिया, जीएसटी नंबर नहीं लिया। क्या आपने इस बिजनेस को प्राइवेटाइजेशन किया है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाया? आप कैसे सप्लाई कर रहे हैं? मतलब सप्लाई के लिए भी हमको लाइसेंस लेना है किसी चीज़ का, या जो भी करना है उसमें हमें गवर्नमेंट का इंटरवेन भी है, गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट, गवर्नमेंट का अपना प्रॉफिट भी होता है सोशलिज्म में। और यहाँ कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं होता है। जो भी होता है कैपिटलिस्ट का, पूंजीवाद, जो पूंजीवादी जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इवन देन लेबर का जो भी प्रॉफिट होता है, जो डेली वेजेस मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, उनका भी प्रॉफिट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन ये आपको याद होगा 1717 की जो रूस की क्रांति थी, वो इसी वजह से आई थी। क्योंकि क्यों क्रांति आई थी? क्योंकि उस समय लोग जो है जब भूखों मरने लगे, और पूंजीवादी जो लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, जबकि जो डेली वेजेज वर्कर्स थे उनका अपना पेट नहीं भर पा रहा था। तो जिसकी वजह से वो लोग जो है क्या हो गए, कैम डाउन ऑन द स्ट्रीट, वो सड़कों पर आ गए और पूंजीपति लोगों के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, एक स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक जो है किस में टर्न हो गई, एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस में टर्न हो गई, एक बहुत बड़ी क्रांति में टर्न हो गई। तो कहने का मतलब है कि बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। ये सारी चीज़ें किसके हाथ में है? निजी हाथों में है, सेल्फ हैंड्स में है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। और सोशलिज्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट का शेयर होता है, जो कि हम किसी न किसी फॉर्म में टैक्स के फॉर्म में देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स करके दे या इनडायरेक्ट टैक्स करके दे। जैसे कि आजकल देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, फिर जो है वो सेल टैक्स, परचेज टैक्स, उन तमाम टैक्स को रिमूव करके गवर्नमेंट ने कह दिया एक टैक्स दो, क्या, जीएसटी। अब जीएसटी के क्या, जीएसटी देने के बाद क्या हम और कोई टैक्स नहीं देते हैं? देते हैं। जब हम कोई हाँ सर्विस टैक्स देते हैं, और भी सर्विस टैक्स के अलावा फिर और इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में देखा जाए तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमारे देश का एक कचरा बीनने वाला भी है, रैग पिकर्स जिसको कहते हैं, रैग पिकर्स भी है, वो भी जो है पूरे साल में मुझे लगता है कि लाखों रुपए टैक्स पे कर चुका होता है। पूछो कैसे, लाख नहीं तो 10, 20, 50,000 रुपए से तो कोई कम जो है रैग पिकर्स भी टैक्स नहीं देता होगा। महीने का 1.5 लाख रुपए देते हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए, वो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने कह दिया 1.5 लाख रुपए महीने का, कहाँ से दे देगा 1.5 लाख रुपए महीने का टैक्स? सप्लाई करते हैं वो रैग पिकर्स हैं क्या? रैग पिकर्स ही है वो। अरे भाई, गांजा सप्लाई करते हैं तो उनको पेडलर, ड्रग्स पेडलर कह सकते हैं, आप उसको गांजा सप्लायर मत कहो। वो उसकी आड़ में वो काम करते हैं। हाँ, ये कहो कि वो आड़ में एक अपराध कर रहे हैं, और वो अपराध एक ऐसा अपराध है जो टैक्स जिस पे नहीं लगता है, उस पर टैक्स नहीं पे करना होता है। अब इस टॉपिक पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा और भी लोग देखेंगे, वो कहेंगे यार यहाँ तो गांजे की भी डिस्कशन हो रहा है, वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो कैपिटलिज्म में आपको समझ में आ गया हो। कम्युनिज्म में क्या है? कम्युनिज्म एक इवेंट्स की तरह है। कम्युनिज्म में एक इवेंट्स की तरह है, जैसे कि आपको हम बताएं, यहाँ पर एक साम्यवादी व्यवस्था के तहत जो कम्युनिज्म है, ये सोचते हैं कि सभी की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए और सभी के पास इक्वल मनी होनी चाहिए। अब इक्वल मनी में करने के लिए कभी कभी ये लोग जो है क्या करते हैं, जो हमने आपको बताया कि जैसे कि माओ जेडोंग, जो वहाँ पर 1949 में माओ जेडोंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट थे चाइना के, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया या प्रोक्लेमेशन कर दिया, घोषणा की कि सभी लोग इक्वल होंगे और हम देश से जो है गरीबी हटा रहे हैं। अब देश से गरीबी हटा रहे हैं तो भैया, जब कोई किसी भी देश का प्रेसिडेंट
ये प्रोक्लेमेशन करेगा या डिक्लेरेशन देगा कि वो पॉवर्टी हटा रहा है, गरीबी हटा रहा है, तो देश की जनता तो खुश हो जाएगी। अब उसी के तहत जो है इन्होंने क्या किया कि एक साथ में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, एक ऑर्डर पास कर दिया कि वो सभी लोग जिनके पास लैंड सीलिंग कर दी कुछ, कि इससे ज़्यादा जो भी लैंड होगी, मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 100 एकड़ लैंड है, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास 30 एकड़ से ज़्यादा है, मतलब एक व्यक्ति 30 एकड़ से ज़्यादा की लैंड नहीं रख सकता है, और जिसके पास भी ये 30 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है, उसकी जो बाकी की लैंड है वो किसके पास चली जाएगी? वो गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। तो जो व्यक्ति 100 एकड़ का मालिक था वो रातों रात जो है क्या हो गया? कंगाल हो गया। अब बाकी के 70 एकड़ जो बची हुई लैंड है वो कहाँ चली गई? इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट्स के हाथों में चली गई। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसका हम करेंगे क्या? इनका हम वो करेंगे जो जिन किसानों के पास या जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको हम ये ज़मीनें देंगे ताकि वो भी आपके इक्विवेलेंट हो सके। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद इनकम में सीलिंग, कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, उस परिवार में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं एक फैमिली में, ठीक है, माता पिता और 2 बच्चे। अब इन 4 लोगों की फैमिली का अगर पूरे साल का 2 लाख रुपए खर्च है, ठीक है, क्या है? 2 लाख रुपए खर्च है, तो अब 2 लाख रुपए उसके एक्सपेंसेस हैं। अब ये व्यक्ति कमाता है 5 लाख रुपए साल में, तो इन्होंने कहा 5 लाख का क्या करोगे? तुम्हारे खर्चे ही, तुम्हारे एक्सपेंसेस ही कितने हैं? 2 लाख के हैं। और चूंकि आप कमा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, 2.5 लाख रुपए आप अपने पास रखिए, बाकी के बचे 2.5 लाख रुपए जो हैं, वेस्ट 2.5 लाख रुपए, वो किसके बाद चले जाएंगे? गवर्नमेंट के हाथों में। तो भाई गवर्नमेंट के हाथों में तो इस तरीके से तो आदमी आलसी हो जाएगा, क्योंकि वो 2.5 लाख रुपए उनके पास जाने वाले हैं जो लोग नहीं कमाते हैं, राइट? तो यहाँ पर सारी चीज़ें कम्युनिज्म में, एवरीथिंग किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के हाथों में है। मतलब प्राइवेट आदमी अपना कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता है। वो कितना कमाएगा, कितना नहीं कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो ये जो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था का ये सबसे जो है नेगेटिव पॉइंट है कि अगर एक ना कमाने वाले व्यक्ति को बिना कुछ कमाए मिल जाए तो वो क्यों कमाने का विचार करेगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं कम से कम मेरे पड़ोस में अगर ऐसे लोग रहते हों जो महीने में 2 लाख कमाते हों, तो हम तो सरकार को बस इतना बताने की ज़रूरत है कि हमारा पड़ोसी 2 लाख कमाता है और मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ। तो हमें कमाने की ज़रूरत क्या है? सरकार खुद ही पता लगा लेगी कि 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो तुम्हारा खर्चा कितना है, और जितना बच रहा है वो सरकार को दो, सरकार तुम्हारे पड़ोसी को देगा, चूँकि ये कमा ही नहीं रहा है तो मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है साम्यवादी व्यवस्था है। अब इनको अगर हम देखें एक केस से, तो हमारे इंडिया में भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, जब हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया, और लागू होने के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहला केस आया आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ के बारे में हमने बताया था कि नहीं बताया था? आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हुआ क्या था? 1950 में आपका देश आज़ाद होता है, मतलब 47 में आज़ाद होता है, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 30 एकड़ से लैंड, ये देखिए यहाँ पर जो है ये घटना थी चीन की 1949 की, ठीक है,
और हमारी जो है यहाँ की घटना जो भारत की थी, ये कब की थी? 1950 की। ऐसी पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सरकार ने कहा कि वो सभी लोग जिनके पास 30 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, तो जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट की होगी, पंजाब सरकार की। अब आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स जो है, ये 2 भाई थे। अब 2 भाइयों के बीच में इनके पास जो लैंड थी वो 500 एकड़ लैंड थी। अब 500 एकड़ में एक एक व्यक्ति के हिस्से में 250-250 एकड़ आ रही थी। तो अगर हमने यहाँ पे 30-30 एकड़ दोनों भाइयों की अलग अलग भी कर दी तो 60 एकड़ जो है लैंड तो इनकी बच गई। बाकी की 440 एकड़ सरकार के हाथों में। भाई साहब, आदमी अगर कमज़ोर दिल वाला होगा तो हार्ट अटैक तो 101% आना है। और ख़ास तौर से जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेन हो, कि गवर्नमेंट अगर सोच लिया है कि ये चीज़ ले लेंगे तो वो ले ही लेती है। अभी अगर गवर्नमेंट हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी जो गवर्नमेंट लोकल बॉडी है या लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जब किसी के ज़मीन पर जा कर के वो जो है सिर्फ वो अपनी जो है लेंथ नापने वाला मीटर भी रख देते हैं, तो वहाँ पे बवाल शुरू हो जाता है। होता है हंगामा कि भाई हमारी कैसे आए, हमारी ये दादा लाई है, पैतृक है, पैटर्नल लैंड है, लाइक दैट। इस तरह का हंगामा शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर? कि आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर आप इसको एक्वायर भी करने आए हो या आपकी कोई स्कीम भी है तो क्या आपने नोटिफिकेशन दिया? लाइक दैट हम इस तरह की बातें करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग सोशलिज्म प्रैक्टिस। चूँकि हम लोग सोशलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? हमारे यहाँ सब कुछ क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो जैसे ही ये नोटिस हुआ तो आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स जो है कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चूँकि दैट टाइम ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट। जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। और मौलिक अधिकार ये जो है हमारे जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके जो है 2 जगह इसको हमें मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया था। कहाँ कहाँ दिया गया था? एक तो आर्टिकल 19 क्लास 1 ऐप में और आर्टिकल 31 ए में। यहाँ पर जो है हमको क्या दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था कि ये संपत्ति रखना आपका मौलिक अधिकार है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 31 में और आर्टिकल 19(1) ऐप में हमको राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ था। तो आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि पंजाब सरकार हमारे जो है क्या कर रही है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है या फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, जो कि फंडामेंटल राइट गारंटीड है और गारंटीड बाय आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है, उसके द्वारा गारंटीड है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू कर दिया। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ऑफ पंजाब को, और कहा कि भाई आप आइए श्रीमान जी, आप किसी की ज़मीन कैसे छीन सकते हैं? गवर्नमेंट की तो एक ही दलील होती है कि सर मुझे तो डेवलपमेंट करना है, देश आज़ाद हुआ है, ज़मीनें तो किसानों के पास ही हैं, हमें तो किसानों से ही लेनी पड़ेंगी। तो बोले कि भाई ज़मीनें लेनी पड़ेंगी, ठीक बात है, आप किसी को स्नैच कैसे कर सकते हो? तो चूँकि चाइना में भी ये सब हुआ था, तो अब जो है सरकार की अपनी दलील रही, जो भी रही कि भाई, तो उन्होंने कहा चाइना चाइना है, इंडिया इंडिया है, चाइना कम्युनिज्म है और हम सोशलिज्म है। क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये था कि उस समय तक सोशलिस्ट वर्ड और सोशलिस्ट और सेकुलर 2 वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुए हैं वो बाद में हुए हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद। लेकिन उससे पहले जो है ये
ये दो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रियम्बल में नहीं थे, प्रियम्बल में बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस हम सोशलिज्म करते थे क्योंकि ये बात पहले से प्री डिसाइडेड थी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो प्रोस्पेक्टिव था कि ये प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, यस, कम टू द पॉइंट। अब जो है इस सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सर मैं जो है लैंड कहाँ से लाऊं? बोले इन्हीं से लो, किसानों से। फिर कैसे मिलेगी? बोले आप प्रॉपर जो है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करें, लोगों के ऑब्जेक्शन लें, उनको जो है क्या दें, कंपनसेशन दें, और कंपनसेशन भी ऐसा होना चाहिए कि एक हैंडसम अमाउंट हो। अच्छा बताइए, आप हॉस्पिटल बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है ना, तो उसका जो प्रॉफिट होगा लॉन्ग टाइम में वो किसका होगा? वो गवर्नमेंट को होगा। अगर आप कोई जो है टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं तो उससे जो है अर्निंग होगी, किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। लेकिन किसान को क्या मिला? और अगर आप जो है ये ज़मीन उन लोगों को देते हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जैसे आपने देखा होगा भूमिहीन लोगों को पट्टा भी हुआ है, तो अगर उनको भी देंगे तो भी तो आप एक तरह से छीन के दे रहे हैं, लूट के दे रहे हैं। और इवन देन ये प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, ये प्रैक्टिस तो हमारे देश में डाकू सुल्तान भी करता रहा है कि बहुत बड़े आदमी को लूट लिया और गरीबों के जो है उसमें जाकर के झोपड़ियों में बांट दिया। तो क्या करें, उसका मंदिर बनवा दें? डाकू तो डाकू है। ये जो एक्टिविटी है आपकी लूटने वाली है, लूटर्स वाली है। आपको सोशलिज्म प्रैक्टिस करना है। सोशलिज्म प्रैक्टिस करने के तहत एक प्रोसेस के तहत आप कार्य कीजिए, और प्रोसेस आपका क्या है कि आपको सीधे तौर पर आप जो इसका प्रोसेस है कि सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और इसके बाद इनसे जो है इनको आप कंपनसेट करें, ताकि आपके दिए पैसे से ये और ज़मीन ले सकें जो कि सरकार के यूज की नहीं है, जिसको ये अपने एग्रीकल्चर यूज में ला सकें, और उन पैसे से ये डेवलपमेंट भी कर सकें। अगर इनका डेवलपमेंट हुआ तो स्टेट का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति कोई एक फैक्ट्री लगाता है तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों लोगों को जो है क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये आईसी गोलकनाथ का केस जो है क्लियर होता है। इसी के बाद जो है हमारा केस और भी आए हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, और एक केस आपका लैंडमार्क केस के तौर पर आया था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो केशवानंदा भारती का केस था वो केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क केस बना, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया। तो वहां पर हम केशवानंदा भारती केस के बारे में भी बताएंगे फिलहाल इन फ्यूचर। लेकिन बेसिकली सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो इकोनॉमी है, इन तीनों में बेसिकली आपको बेसिक अंतर समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।